जय हिंद। जैसा कि पता है आपको कि हम क्लास 8th की हिस्ट्री कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। दो पार्ट्स अभी तक हम कर चुके हैं। पिछले पार्ट में याद करिएगा तो हमने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट में आती है, यानी भारत में आती है, और अपना देखिएगा तो ट्रेड का विस्तार करती है। काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिली थी। देखिए वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है आपकी हर क्लास की एनसीईआरटी की, 6th 7th 8th की। ठीक है, 8th अभी आपकी चल रही है, अभी हम 9th 10th 11th 12th हर क्लास करेंगे, सारी एनसीईआरटीज़ करेंगे। जो आपकी मेजर एनसीईआरटी की किताब है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरत होती है उसको पढ़ने की, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जाम में। ठीक है, तो आज दोस्तों हम ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, हम देखेंगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड कैसे स्टार्ट करती है। लास्ट क्लास में देखिएगा तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जो ये कंपनी है फोर्टिफिकेशन चालू कर देती है, यानी किलाबंदी शुरू कर देती है। अब किलाबंदी शुरू करते हैं, ये बनाने शुरू करते हैं, तो इनके लोकल रूलर से देखिएगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट देखिएगा एक शुरुआत थी बस। ठीक है, शुरुआत थी, वही कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के जो बैटल्स में चेंज होते हैं ना, बैटल्स वगैरह होने लग जाती हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ें देखिएगा तो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, और हम सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो डरने की कोई बात है नहीं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। अगर आप दोस्तों नए हैं तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अब शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप इन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। देखिएगा क्या था, हुगली रिवर के किनारे देखिएगा तो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी, फर्स्ट फैक्ट्री थी, वो सेटअप की जाती है कब, 1651 में। ठीक है, 1651 में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स। अगर आपसे मैं बात करूं कि 1651 में आप बताइए कि कौन मुगल रूलर था। ठीक है, 1651 में बताइए तो मुगल एम्परर कौन था, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इस चीज़ का। ठीक है, दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम फैक्टर्स ऑपरेटेड। अब देखिए ये फैक्टर्स यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स का क्या मतलब है। देखिए हम उस टाइम पे क्या था, जो फैक्टर्स है ना, वो कहते थे उन ऑफिशियल्स को जो कंपनी चलाते थे, और यही फैक्टर्स देखिए जो कंपनी चलाते थे, ठीक है, उसे ही हम फैक्ट्री कहते थे, जो यहाँ पे काम करते थे। ठीक है, तो फैक्टर्स वो लोग हो गए, ठीक है, जो यहाँ पे काम करते थे इस प्लेस पे, तभी हमने इसे फैक्ट्री कह दिया। ठीक है, फैक्टर से ही निकला है आपका फैक्ट्री, तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिला। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस एंड ऑफिस। देखिएगा तो फैक्ट्री का एक वेयर हाउस भी था, ऑफिस भी था। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे व्यापार इनका आगे बढ़ता है, ठीक है, इन ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये क्या करते हैं, देश भर में से जितने भी मर्चेंट्स या ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको बुलाते हैं यहाँ पे कि आइए हमारी फैक्ट्री के पास अपना आप रहिए। ठीक है, अब ये क्यों बुलाते हैं, क्योंकि देखिए जब एक बार पैसा आने लग जाता है ना, तो आदमी क्या सोचता है कि और पैसा चाहिए, प्रॉफिट और बढ़ाने की सोचता है। तो वही चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी ने भी सोची कि हम भी अपना क्या करेंगे, व्यापार फैलाएंगे, व्यापार को बड़ा करेंगे, और पैसा ही पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो ये सोचती ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि इंडिया के जो बाकी जो आपके मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं, इनको भी ये देखिएगा तो इनवाइट करते हैं कि आइए आप यहीं पे रहिए फैक्ट्री के आसपास। ठीक है, तो ये इनका सिर्फ देखिएगा तो अपना ही मोटिव था कि हमें प्रॉफिट कमाना है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये हमें फर्स्ट स्लाइड में इतनी जानकारी मिलती है। रिवर हुगली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। In 1671 कंपनी एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स ओवर दीज विलेजेस। देखिए 1671 में क्या हुआ, कंपनी को क्या मिल जाती है, जमींदारी राइट्स मिल जाती है 3 विलेजेस पे। वो 3 विलेजेस कौन सी थी, सूतानुती, गोविंदपुर एंड कालीकता। कालीकता यानी आज का कोलकाता। ठीक है, कोलकाता ही पहले का कालीकता, यानी जो भी कह लीजिए, कालीकता। ठीक है, तो ये 3 विलेजेस पे देखिएगा तो जमींदारी राइट्स मिल जाती कंपनी को। अब देखिए कंपनी को ना पैसे बहुत ज़्यादा कमाने थे। ज़मींदारी राइट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंपनी है इनको राइट टू कलेक्ट टैक्स का देखिएगा तो मतलब इन्हें टैक्स का राइट मिल गया है। ठीक है, कि यहाँ इन 3 विलेजेस पे जितनी भी टैक्सेस आएंगी, टैक्स वगैरह आएंगे, वो सब कंपनी लेगी। ठीक है, तो ज़मींदारी राइट्स का यहाँ पे मतलब है 1671 में कंपनी ने ज़मींदारी राइट्स यहाँ की ले ली 3 विलेजेस की। ये 3 विलेजेस याद रखा करिएगा, कभी भी एग्जाम्स वगैरह में अगर पूछ लिया जाए तो अंडरलाइन कर लीजिए या नोट कर लीजिए नोटबुक पे, सूतानुती, गोविंदपुर एंड कालीकता। ठीक है, कोलकाता, यानी ज़मींदारी राइट्स इन्हें मिल जाती हैं।
राइट टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है, सिंपल से एरो लगा के लिख दीजिए कि इसका मतलब क्या है, जमींदारी राइट्स का राइट टू कलेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखें तो कंपनी परसुएटेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जाती है मुगल एम्परर, उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब के पास फरमान के लिए, ठीक है, कि हमें फरमान दे दीजिए कि ताकि हम जो ट्रेड कर सके अपने इलाके में वो ड्यूटी फ्री कर सकें, ठीक है। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, औरंगजेब यहाँ पे देखिएगा तो इस ऑफिशियल को, जो ऑफिसर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको फरमान इशू कर रहे हैं, ठीक है, फरमान दे रहे हैं कि हाँ जाओ अपना ट्रेड करो ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री का मतलब क्या है, जितना भी ट्रेड होगा तो क्या होता था ना, जो ट्रेड से जो भी टैक्सेस वगैरह मिलते थे वो अब नहीं देने पड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वहाँ पे टैक्स फ्री ये लोग ट्रेड कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री टैक्स फ्री, ठीक है। अब इन्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे एक बात नोटिस करिएगा, औरंगजेब ने जो फरमान दिया था ये दिया था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। आगे हम स्लाइड्स में देखने वाले क्या है कि यहाँ पे जो सिंगल पर्सन यानी जो प्राइवेट यूज़ के लिए भी इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, इन्होंने इस फरमान का यूज़ करना शुरू कर दिया था, गलत यूज़ इन्होंने करना शुरू कर दिया था। However, these फरमान्स वर continuously misused by company officials, ठीक है। इन फरमानों को क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने, देखिएगा तो मिस यूज़ करना शुरू कर दिया था, वो भी लगातार बड़े लेवल पे। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब के फरमान ने कंपनी को सिर्फ दिया था, क्या कंपनी को दिया था सिर्फ, ठीक है, इंडिविजुअल को नहीं दिया था, कंपनी को दिया था राइट ट्रेड करने का ड्यूटी फ्री, यानी तुम्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो ऑफिशियल्स थे ये देखिए क्या करते हैं, बट कंपनी ऑफिशियल्स वर यूजिंग कंसेशन फॉर प्राइवेट ट्रेड एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। अब ये जो ऑफिशियल्स थे इसी फरमान का यूज़ करते थे प्राइवेट ट्रेड करने के लिए, ठीक है, कुछ भी इन्हें काम खरीदना को खरीदेंगे, जो टैक्स देना पड़ता था वो नहीं देते थे, कहते थे कि देखो हमें औरंगजेब ने तो फरमान दिया है तो हम टैक्स वगैरह नहीं देंगे। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो बंगाल की जो रेवेन्यू थी, ठीक है, उसमें हमें बहुत तगड़ा लॉस देखने को मिलता है। दिस मिस यूज ऑफ फरमान कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। बंगाल में मतलब देखिएगा तो तगड़ा हमें लॉस देखने को मिलता है, रेवेन्यू की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये टैक्स तो दे नहीं रहे, ठीक है। कंपनी के अलावा प्राइवेट मेंबर्स भी जो थे यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी थे, ठीक है, ये अपना अलग से ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। ऑफिशियल्स देखिएगा तो यहाँ पे गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे औरंगजेब के फरमान का, तो इसके कारण क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से शुरू होती है, देखिए उस टाइम पे जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, तो वो बिल्कुल खुश नहीं थे। अब जाहिर सी बात है यार, पैसे की कमी हो रही है, रेवेन्यू की दिक्कत हो रही है स्टेट में, ठीक है, आपके देखिएगा तो प्रोविंस में, तो दिमाग तो ख़राब होगा ही ना कि चलिए औरंगजेब जब तक जिंदा थे, मुर्शिद कुली खान उनके अंडर में थे, ठीक है, नवाब उनके बंगाल ऑफ नवाब एम्परर के अंडर में थे। पर एम्परर के मरने के बाद की स्टोरी हम आगे देखेंगे। पर देखिए तब तक मुर्शिद कुली खान ने कुछ नहीं कहा जब तक औरंगजेब जिंदा थे, ठीक है, कि कहा चलो औरंगजेब ने दिया है, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। पर परेशानी तो थी, तो यही परेशानी देखिएगा तो आगे चल के क्या होता है, एक बैटल्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ठीक है। वैसे देखिएगा तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 100 साल मतलब 17 देखिएगा 57 से लेके 1857 तक, तो 100 साल में तो पता नहीं कितनी रिवॉल्ट्स हुई हैं, कितनी रिवॉल्ट्स गलत हो गया, बैटल्स हुई हैं, ठीक है, कितनी बैटल्स हुई हैं। आप देखिएगा तो एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ये तो वॉर्स में गिना रहा हूँ आपको, और भी ज़्यादा वॉर्स हैं, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो मराठास के साथ लड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे देखिए बंगाल हो गया, अवध हो गया, इनके साथ इनकी लड़ाइयाँ होती, तो काफ़ी सारी बैटल्स हमें देखने को मिलती हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो इसलिए ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो ये किताब है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ये, ठीक है, जो हम 3 सीक्वेंस में बांट देते हैं ना 3 तरीके से। एंशिएंट हिस्ट्री 6th में हमने पढ़ ली, मिडाइवल हिस्ट्री 7th में पढ़ ली, अब हम ठीक है थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम थोड़ा बहुत रिलेट भी करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ अभी तो फिलहाल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिस यूज़ जो होने लग गया था फरमान का, उससे देखिएगा तो भारी नुकसान हुआ बंगाल को। अब बंगाल के जो देखिए नवाब थे उनका दिमाग हो गया ख़राब। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगर देखिएगा तो आपका है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ठीक है, ट्रेड आखिर मतलब बैटल्स में कैसे कन्वर्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी में लगातार बढ़ते जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। और इसे चिंगारी कब मिल जाती है, जब डेथ हो जाती है औरंगजेब की, ठीक है।
आग में घी डालने वाला काम जैसे होता है ना वैसा, ठीक है। डेथ ऑफ औरंगजेब, अब औरंगजेब तो मर गया, ठीक है, 1707 में। उसके बाद कोई पावरफुल रूलर आया ही नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या क्वेश्चन पूछूंगा कि औरंगजेब के बाद बताइए नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन था। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, बहुत लोग को तो नहीं पता होगा, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन पूछने में मज़ा आता है। अगर आपको नहीं ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछूंगा तब तो सब आंसर दे देंगे, थोड़ा सा कठिन पूछो जो लोगों के दिमाग में हो ही ना जिसका आंसर, ठीक है। तो 1707 में औरंगजेब देखिएगा तो निपट जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, तो बंगाल के जो नवाब्स होते हैं ना, ये अपनी पावर और ऑटोनॉमी देखिएगा तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। कोई पावरफुल रूलर है नहीं इनके अंडर, मतलब अगर पावरफुल एम्परर नहीं है तो वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वैसे ही औरंगजेब ने देखिएगा तो बहुत सारा एरिया देखिएगा तो कैप्चर कर रखा था, बहुत बड़े इलाके पे, इंडिया के बहुत बड़े एरिया पे देखिएगा तो उसका देखिएगा तो रूल था। अब कोई औरंगजेब जैसा ही, मतलब औरंगजेब से थोड़ा तगड़ा रूलर चाहिए था कि जो इन सबको समेट के रखे, अपना देखिएगा तो मुगल एम्परर को बना के रखे। पर कोई उन्होंने तगड़ा आया नहीं, तो बंगाल ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया तो क्या हो गया फिर इन्हें, मतलब पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला एज दी नवाब ऑफ बंगाल। देखिए तो ये कुछ नवाब थे आपके बंगाल के, इनको हम पढ़ेंगे। ईच ऑफ देम वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, और हर कोई देखिएगा तो एक स्ट्रॉन्ग रूलर था। अब यहाँ पे देखिए क्या सीन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें अगर देखें तो फरमान इशू किया था औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ड्यूटी फ्री क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। पर जब यहाँ पे जो बंगाल था इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, तब वो फरमान हो गया इनवैलिड, ठीक है। मुर्शिद कुली खान जो अभी जो रूलर थे उन्होंने क्या कह दिया कि हम ना मानते फरमान वरमान, ठीक है, अब तुम्हें देना पड़ेगा टैक्स। अब जब टैक्स देना पड़ेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दिमाग खराब हो गया, वो कह रही ये क्या हो गया भाई, ठीक है, मतलब ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गई, ठीक है, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। ईस्ट इंडिया कंपनी चिल्लाने लगी, ठीक है। कहा कि अब तुम दोगे अपने जितना भी ट्रेड करते हो उस पर टैक्स, ठीक है, हर चीज़ पे टैक्स दोगे तुम, ठीक है। जो तुम्हें जो ड्यूटी फ्री जो ट्रेड मिली थी कर सकते हो, फरमान मिला था, अब वो फरमान है इनवैलिड, ठीक है, अब तुम दोगे टैक्स। दे रिफ्यूज टू ग्रांट दी कंपनी इज कंसेशंस, ठीक है। जो कंपनी को जो भी कंसेशंस मिलते थे उसको कर दिया इन्होंने बंद, कहा कि हम नहीं देंगे। तुम ना कॉइन छापोगे अपने, ना फोर्टिफिकेशन करोगे, ठीक है। तो बहुत चीज़ें देखिएगा तो रोक टोक लगानी शुरू कर दी थी नवाब थे जो बंगाल के, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बुरी हो गई। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed। अब देखिए क्या था, कंपनी क्या कहती है अपनी तरफ से, ठीक है। अब सिर्फ ऐसा तो है नहीं नवाब अपनी तरफ से कहेंगे, जब बहस होनी शुरू होती है तो दूसरा भी बंदा बोलता है ना। अब सामने वाला बंदा कब तक सुनेगा, तो सामने वाला बंदा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती है, ठीक है, कि ये बहुत गलत हो रहा है, इस तरीके से व्यापार देखिएगा तो हमारा बर्बाद हो जाएगा, हमारा ट्रेड एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो लोकल ऑफिशियल्स है, लोकल रूलर्स है, ये हमारे व्यापार को बर्बाद कर रहे हैं। ट्रेड तभी अच्छी तरीके से फ्लरिश करेगा अगर ड्यूटीज़ वगैरह रिमूव्ड हो जाए, हमें टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। अब नवाब थे वो कहते हैं ये कोई बात थोड़ी, तुम दोगे टैक्स, हम लेंगे तुमसे टैक्स, ठीक है। अब इधर ये भी दिमाग, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी दिमाग खराब होता है कि पगला आ गया है कि नवाब ववाब, ठीक है। और इधर नवाब भी अड़े हुए होते हैं कि तुम दोगे टैक्स, ठीक है। तो टैक्स देना ना देना, यही सब चक्करों में क्या हो जाती है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो टेंशन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बंगाल ऑफ नवाब जो थे, ठीक है, सॉरी नवाब उल्टा बोल दिया, नवाब ऑफ बंगाल थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके बीच की टेंशन्स बढ़ जाती है, गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब गर्मा गर्मी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो हो जाती है वॉर। अब होती है वॉर कौन सी होती है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल देखने को मिलती है, प्लासी की बैटल। अब ये जो प्लासी की बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपका देखिएगा तो यहीं पे समाप्त होता है आज की देखिएगा चैप्टर तो नहीं, एक पार्ट। तो आज देखिए हमने दो चीज़ देखी, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, बंगाल में ट्रेड स्थापित होता है इनका। फिर वही देखते हैं कि ये जो ट्रेड था इससे बैटल की शुरुआत, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ठीक है। ट्रेड कैसे अचानक बैटल्स पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब ऑफ बंगाल थे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़नी शुरू हो जाती है और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम जानेंगे, तो मतलब देखिएगा तो सस्पेंस बना हुआ है लेक्चर में, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग देखिएगा तो टॉपिक होगा, मज़ेदार टॉपिक होगा, बने रहिएगा नॉलेज कैसल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए नॉलेज कैसल को, सपोर्ट दिखाइए अपना, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों में और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त था। आज आपका देखिएगा तो सेकुलरिज्म का हम जो टॉपिक था आपका क्लास 8th की पॉलिटी का,
वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट आज आपका हो जाएगा और उसी के साथ चैप्टर 2 भी आपका सेकुलरिज्म फिनिश हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, सौरभ यहीं बैठा हुआ है, आपको एनसीईआरटीज़ अच्छे से कवर करा देगा। साथ ही साथ में देखिएगा तो आपकी करंट अफेयर्स के डोजेस भी मैं थोड़े बहुत आपको देता रहता हूँ कि दिमाग आपको मतलब खुला रहे। करंट अफेयर्स वैसे भी आपको पढ़नी चाहिए, खास करके न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू करिएगा तो इंग्लिश वगैरह भी इंप्रूव होगी। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, याद है क्या क्वेश्चन पूछा था कि भूल गए? 1707 में औरंगजेब जब मरता है उसके बाद नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन था? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में राइट नाउ। ठीक है, तो यही लेक्चर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।